नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक प्रख्यात कविता पिछड़ा आदमी नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के सारांश को जानने से पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1937 यानी 1927 में हुआ था और आप तीसरे सप्ताह के एक महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी शिक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई है। कुछ समय तक स्कूलों में अध्यापक का काम करते रहे। बाद में उन्होंने क्लरिकल पोस्ट किया यानी क्लर्क का काम किया। बाद में उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया, कविताओं की रचना करना शुरू किया। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। दिल्ली में कुछ वर्ष तक इन्होंने आकाशवाणी में समाचार विभाग में मेम का भी काम किया। बाद में दिनमान के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक भी बने और साहित्यों की रचनाएं भी की। बहुत सारे साहित्य इनके हैं जैसे कि कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, लड़ाई, बकरी, अब गरीबी हटाओ, इस तरह के बहुत सारे रचनाएं इन्होंने की है। जो ये कविता है पिछड़ा आदमी, यह बहुत ही उत्कृष्ट कविता मानी जाती है इनकी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भारत के पिछड़े वर्गों के आत्मा की जो पुकार है उसको इस कविता के माध्यम से हम सबके सामने रख रहे हैं। यह कविता भारत के निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की संवेदना को व्यक्त करती है। अंग्रेज़ लोग जब भारत आए तो जिस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा भारतवासी सताए गए, उन विषयों को यहाँ पर भी देख सकते हैं और किस तरह से उनके धाराओं को किस तरह से परिवर्तन किया उसे भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। और भारत के आज़ादी के बाद भी जो हमारा भारत है वह एक पिछड़ा का पिछड़ा ही रहा। वहाँ के लोग, पिछड़े वर्ग जो लोग हैं वो पिछड़े ही रहे। जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले थे, वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। गरीब लोग गरीबी में ही मरते जा रहे थे। तो इसी को यहाँ पर बताते हुए उनके व्यथा को, उनके मन की द्विविधा को यहाँ पर सबके सामने इस कविता के द्वारा रखा है, जो कि इस प्रकार है। अभी मैं कविता के दो लाइंस को पढ़ते हुए उसके सारांश को आपको समझाना चाहती हूँ। कविता इस प्रकार है। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के अनुसार बहुत सारे नेता गण पहले भी आए, अभी भी आ रहे हैं या आगे भी आते हुए जा रहे हैं, यानी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं आप लोग, उसे हम लोग नेता कहते हैं। आज़ादी से पहले देश को आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी के बाद पिछड़ों को सुखद ज़िंदगी देने के लिए भरोसे पर भरोसा देता हुआ जा रहे थे लोग। लेकिन वह भरोसा होकर ही रह गया, कभी वह अंजाम नहीं मिला उसका। आज़ादी के बाद भी सत्ता को हथियाने के लिए कई नेता अलग अलग विचारधाराओं के नाम पर पिछड़ों की स्थिति से सुधार लाने के वादे करते थे, उनकी हेल्प लेते थे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन पिछड़ों की हालत में कोई सुधार नहीं आई। वे पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। उन्होंने अपने नेताओं पर विश्वास किया था, लेकिन विश्वास के बदले में उन्हें धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। वह अलग धोखा तो अलग की बात है, वह कभी आगे नहीं बढ़े। मैं पिछड़े का पिछड़ा ही रह गया। जब सब बोल रहे थे तब मैं चुप रहता था। इस प्रकार से इस कविता का मतलब है। दूसरी कविता इस प्रकार है। दूसरा पद्य भाग। जब सब चलते थे वही पीछे हो जाता था। जब सब चलते थे वही पीछे हो जाता था। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, पिछड़े वर्ग और निम्न जाति के लोगों को आज़ादी के बाद के भारतीय समाज पर अपार भरोसा था। बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। नेताएं कभी उस पर खरे नहीं उतर पाए। जो उन्होंने उनको भरोसा दिलाया था या जो प्रॉमिस किया था वो कभी उनको दे नहीं पाए या कभी पिछड़े व्यक्ति को मिल नहीं पाया। उनको बहकाया गया। किसे?
गरीब लोगों को बहकाया गया, उनको रंगीन सपने दिखाया गया, उनको सब कुछ देने की एक भरोसा दिलाया गया। उसके नाम पर एक उच्च वर्ग जो है, यानी जो अमीर लोग होते हैं, यह सब फैसिलिटीज़ जो भी बोलते थे, वो सब फैसिलिटीज़ जिसे मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। जैसे कि पिछड़े लोग यानी गरीब लोग जो होते हैं, उनके लिए जो आवश्यकताओं की ज़रूरत है वह आवश्यकताएं उनको नहीं मिलती। जो उच्च लोग रहते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो बहुत ही बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को यह सब फैसिलिटीज़ और ज़्यादा मिलने की वजह से और ज़्यादा समृद्ध होने लगे और ज़्यादा अमीर होने लगे और ज़्यादा उनके पास पैसा आने लगा। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम किसे हुआ, समस्या किसे हुई? जो पीछे है वह पीछे ही रह गया। लेकिन वे पीछे के पीछे ही रह गए। जो अमीर था वह अमीर होते ही गया, जो निम्न था वह नीचे ही रह गया। आज़ाद भारत के नेताओं को भगवान का दर्जा दिया गया था। नेता मतलब वह लोगों के जो फ्यूचर है उसे परिवर्तित करने वाले समझा गया था। मगर यहाँ पर गरीब की कोई नसीब जो है वह कभी चमकी ही नहीं। वो जैसे था वैसा ही रह गया, वो पीछे का पीछा ही रह गया। दूसरी पंक्ति में, जब सब खाने पर टूटे थे तब अलग बैठा टूंगता रहता था। कवि के अनुसार गरीबों को तरक्की करने का कोई मौका आज़ाद भारत में नहीं मिला था। उसे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती थी। उस 2 वक्त की रोटी के लिए भी इसे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था, लड़ाई करना पड़ता था। सुबह से शाम तक, सोने तक भी उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और कर रहा है अभी तक भी। अपनी जान तक 2 वक्त की रोटी के लिए जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाता था, गंवाने के लिए तैयार हो जाता था। गरीब के सुखद जिंदगी के सपने सपने बनकर ही रह गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तोड़ती पत्थर नामक एक कविता की रचना की थी। उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि कितना मजबूर रहते हैं लोग। गरीबी नामक वस्तु कैसे एक रोग के जैसे, एक बीमारी के जैसे उसके पीछे रह जाती है। गरीब जो होता है गरीबी में ही पैदा होकर गरीबी में ही मर जाता है। जब अमीर लोग सुखद ज़िंदगी, बड़े बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी में पलते बढ़ते हैं, या बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएँ यानी बड़े बड़े आराम से महलों के जैसे घरों में रहते हैं, आलीशान बंगले उनके रहते हैं, खाने पीने के लिए उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, खुशहाली से रहते हैं, तब गरीब लोग उनके आशा से भरी हुई नज़रें जो है वह उस आशा की नज़रों से देखते रहते हैं। उनके भी मन में होता है, अरे मैं भी ऐसे बंगले में रहना चाहिए मुझे भी, और मुझे भी ऐसे मेरे बच्चों के लिए कपड़े खरीदना चाहिए, अरे मुझे भी ऐसी कार रहना चाहिए था। वो जो आशा है जो उनके मन में ही रह जाती है, उसे पूरा नहीं कर पाते हैं वह। गरीब को पता नहीं चल रहा था कि उसकी ऐसी स्थिति क्यों है। यह स्थिति होने के लिए कारण एक्चुअली में कौन है? यहाँ पर इसका कारण है जो नेता है वो है, ना कि यहाँ पर वो खुद जिम्मेदार है। हमेशा वो अपनी नसीब पर कोसते रहता है, हमेशा वह अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर अपने आप को ही जिम्मेदार ऐसी ज़िंदगी के लिए ठहराता रहता है। यह समझता है कि वह क्षमता उससे बाहर है, वह कभी ऐसा घर नहीं खरीद सकता, या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, या ऐसा अच्छा खा नहीं सकता, या उसके बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकता, या खुशहाली ज़िंदगी नहीं रह सकता। तो इसका मतलब यह है कि जब जब वह खाने पर टूटते थे तब अलग बैठकर टूंगता रहता था। टूंगना मतलब दूर से बैठकर देखना, यानी उनकी जैसी ज़िंदगी मुझे भी मिले, इस तरह के अरमान को मन में रखकर बैठता है। मगर वह जो अरमान, जो विशेष है वो कभी पूरे नहीं हो सकते। नेक्स्ट कविता इस प्रकार है। जब सब निढाल हो सो जाते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली सबसे पहले वही मारा गया। अंत में कवि कहते हैं कि पिछड़ा आदमी जो सदा अपमानित होता रहता है, हमेशा उसकी इज्जत निकाला जाता है या बदनाम होता है, बेइज्जत किया जाता है। गरीब गरीब बोल के उसे देखने का नज़रिया, उसकी जो लोगों की दृष्टि होती है वो अलग होती है, उसे हमेशा अपमानित किया जाता है, उसे संसार से, समाज से उसे जो है दूर रखा जाता है। हमेशा उसे अकेलापन जो है वो बहुत ही महसूस करने लग जाता है जो पिछड़ा आदमी रहता है। मैं गरीब हूँ, जिस तरह की अभी एक बीमारी है जो अछूतों की बीमारी हम लोग बोलते हैं, जो बीमारी किसी को जल्दी से स्प्रेड हो जाती है तो कैसे हम लोग दूर रखते हैं, वैसे गरीबों को समाज से दूर रखा जाता है हमेशा, पहले भी अभी भी। लेकिन जब सारी
ये दुनिया थकान होकर सुबह से शाम तक जो मेहनत करता है ना व्यक्ति, वह मेहनत करके थक कर क्या हो जाता है, सो जाता है बहुत गहरी नींद में। कौन सोता है अच्छे से? जिसके पास पैसा होता है, जिसे टेंशन नहीं होती है, जिसके पास कोई समस्या नहीं होती है, वो लोग आराम से सोते हैं। मगर यहाँ पर रात भर दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी रात को नींद किसे नहीं आती है? जो गरीब होता है, जो कि कल के लिए फिर से सोचता है, कल के खाने के लिए क्या करें, कल के पैसे के लिए क्या करें, किसके पास कर्जा ले या किसको देने का कर्जा देने के लिए है तो उसे कैसे चुकता करे। इस तरह से वो थिंक करते करते सोचते सोचते उसे पूरी रात नींद नहीं आती। ऐशो आराम से जीने वाले लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग जो होते हैं, वो सोए हुए आराम से सोकर सुबह में मस्त बिंदास उठते हैं। मगर यहाँ पर गरीब लोग पूरी रात आकाश की ओर देखते रहते हैं, भगवान के तरफ प्रे करते रहते हैं कि या भगवान कल का हमारा गुजारा जो है अच्छे से हो जाए, या खाना पीना हम लोगों को मिल जाए, कल का दिन अच्छा जाए, या सब फैसिलिटी जो है हम लोगों के लिए कल के लिए हम लोगों के लिए मिल जाए, मेरे बच्चे भूखे ना रहे। इस तरह का जो थिंक जो है वो पूरी रात इस तरह से गुजरता है कि जो टिमटिमाते तारे होते हैं अंधेरे में, उस तारों को देखते हुए सुबह जब सूरज आता है तब तक भी उसकी आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। यानी मन में जो है वो जो खुशी है, जो आराम की जो नींद है, वो कभी भी उसे गरीब को नहीं आती है। तो जो वो सपने संजोए रहता है, उस सपनों को भी पूरा करने के लिए भी उसे नींद नहीं आती है। इस तरह से यहाँ पर गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं, अमीर लोग अमीर ही हो जाते हैं। और जब क्या है, कभी अगर ऐसा आए कि अपने नेताओं के लिए, अपने बड़े बड़े लोगों के लिए अगर जान गंवाना पड़ता है, तो सबसे पहले आता आगे, अपने सीने को लेकर चीर कर गोली खाने के लिए आगे आता ही गरीब है। कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं आता है आगे। तो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार वही गरीब होता है। उसे अपना बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में कभी सोच ही नहीं रहती है। अपने देश के लिए वह मर मिटने के लिए तैयार रहता है, अपने नेताओं के लिए ज़िंदगी देने के लिए तैयार रहता है। इतना हमेशा उस व्यक्ति को धुतकारते हैं, दूर रखा जाता है, गरीब करके उसे तुच्छ समझकर उसे अलग से देखा जाता है। उसका देखने वाला, उनका नज़रिया जो है उसके लिए अलग रहता है। जब कभी उसका जान देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे आगे लेकर आया जाता है, या वो खुद ही आगे आकर अपनी जान को दे देता है। तो इस तरह से आज़ादी के लिए हमारे भारत देश के बहुत सारे भारतवासियों ने ऐसे किया है, मगर वह गरीब होकर ही पैदा होकर गरीब होकर ही मर चुके हैं, कभी वह अमीर नहीं हो पाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का आशय यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवि का मंतव्य, इस लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राण तक दे चुके हैं। जाति, मत, प्रांत के आधार पर कोई भी नीचे ऊपर या भेदभाव ना करते हुए अपने देश के प्रेम के लिए मर मिटे हुए बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को तक न्योछावर किए हुए बहुत सारे शहीद लोगों को हम देख सकते हैं। ऐसे महान शहीदों के, वीरों के नाम पर यह जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्कार।